चलिए, तो फ्रिक्शन में आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ चुके हैं। उनके लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी देख चुके हैं। ठीक, अब हम लोग आज देखेंगे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक है 10 kg का और हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया। हम इस फोर्स को वेरी करेंगे तो अकॉर्डिंगली इस पे लगने वाला फ्रिक्शन किस तरह से वेरी करता है वो देखेंगे। ठीक है भाई। और इसमें आपको दिया हुआ म्यू एस यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या दिया हुआ बोलो, 0.2। ठीक है, और म्यू के यानी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, थोड़ा कम है, 0.18। ठीक है, तो हमारे इस वेरिएबल फोर्स के रिलेटिव ये फ्रिक्शन फोर्स किस तरह से बदलेगा वो हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे हम फ्रिक्शनल फोर्स देखेंगे और यहाँ पे हम लोग अप्लाइड फोर्स लगाएंगे। अब देखिए, हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोगों को मालूम है कि ये होता है म्यू एस इंटू एन। ठीक, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है बोलो, म्यू के इंटू एन। तो म्यू एस इंटू एन अगर करेंगे तो आपको पहले एन निकालना होगा। तो यहाँ पे हम लोग उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लो 10 kg बॉडी है, नीचे क्या लग रहा है, 100 न्यूटन। ठीक, और ऊपर में लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, तो नॉर्मल रिएक्शन और ये 100 न्यूटन एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, बैलेंस। तो इस तरह से आप नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू 100 न्यूटन ले सकते हैं। ये 0.2 इंटू 100 जब आप करेंगे तो ये होगा 20 न्यूटन। ठीक, उसी तरह से म्यू के इंटू एन 0.18 इंटू 100 यानी कि 18 न्यूटन। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमने निकाली है। अच्छा, कब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है और कब काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है उसको एक बार समझ ले। हम जब फोर्स को बढ़ाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे फोर्स जब बढ़ाएंगे ये मूव नहीं करेगा। शुरुआत में ये 10 kg ब्लॉक मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो हम लोग इसको मोशन के टेंडेंसी में ला रहे हैं, और जैसे ही किसी बॉडी के पास टेंडेंसी ऑफ मोशन आता है वैसे ही फ्रिक्शन जग जाएगा और फ्रिक्शन एक्ट करना शुरू कर देगा। तो मान ले कि आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाया। ठीक है भाई, आपने कितना लगाया, 5 न्यूटन। ठीक, और फ्रिक्शन जो है उसका एक मैक्सिमम वैल्यू है एफएस मैक्सिमम, या ये कहें कि स्टैटिक फ्रिक्शन का ये मैक्सिमम वैल्यू है 20 न्यूटन। तो अप टू 20 न्यूटन फ्रिक्शन बॉडी को मूव ही नहीं करने देगा। जैसे ही आप 5 न्यूटन लगाए उधर, वैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन इधर 5 न्यूटन लगेगा, जरूरत के हिसाब से लगेगा। ये नहीं कि उसका औकात है 20 न्यूटन, उसका मैक्सिमम लिमिट है 20 न्यूटन तो दिखाने आ जाएगा हाँ भाई 20 न्यूटन लगा सकते। नहीं नहीं, वो आराम से जितना जरूरत है उतना ही लगाएगा। क्या जरूरत है उसका, मतलब किसके जरूरत के हिसाब से लगाएगा कि वो बॉडी को स्लाइड नहीं होने दे, वो उस बॉडी को आगे नहीं बढ़ने दे। अगर आप 5 न्यूटन लगाते और फ्रिक्शन ना लगता तो ये एक्सीलरेट हो जाता कि नहीं, मोशन शुरू हो जाता कि नहीं। हाँ, तो वो इस मोशन को रोकने के लिए, इस रिलेटिव स्लिपिंग को रोकने के लिए फ्रिक्शन अपना वैल्यू लगाता है। और कब तक लगाता है, जब तक उसका रिक्वायर्ड फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू तक ना पहुंच जाए। उसके बाद अगर उससे भी ज्यादा का जरूरत है रोकने के लिए तो वो तो बेचारा नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। क्यों, वो उसके लिमिट में ही नहीं है। तो मैक्सिमम 20 तक वो रोकेगा और उसके बाद वो कहेगा कि भाई साहब आप रोक तो नहीं पाएंगे लेकिन आप हिम्मत नहीं हारेंगे, हम फोर्स लगाते रहेंगे। ठीक है, ये नेचर है। तो जब बॉडी में टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग होता है तो उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। एक्चुअल स्लिपिंग नहीं हो रहा होता है, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग होता है। और जब एक्चुअली मोशन शुरू हो जाता है उस समय जो फ्रिक्शन लगता है वो कहलाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो शुरुआत में जब ये रेस्ट में है और हमने फोर्स लगाया है 5 न्यूटन, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा बोलो, 5 न्यूटन। और आपको मिलेगा ये बीच का यहाँ का पॉइंट, ये भी 5 और ये भी 5। उसी तरह से आपने मान लो 10 न्यूटन लगाया तो ये भी
10 न्यूटन लगाएगा, आपको पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये मिल गया। उसी तरह से आपने 15 लगाया तो फ्रिक्शन भी 15 लगा देगा। जब तक फ्रिक्शन के लिमिट में है तब तक वो जितना हम लगाएंगे उतना ही वो लगा के और बॉडी को रोक के रखेगा। हम 20 लगा देंगे, फ्रिक्शन भी 20 हो जाएगा, ठीक है, और वो रोक के रखेगा। ये इसके दौरान आप 5, 10, 15, 20 कुछ भी लगाएं, वो उतना ही लगा के रोक देगा और उसका मोशन नहीं होने देगा। मतलब इसके दौरान बॉडी जो है रेस्ट में रहेगा और जो फ्रिक्शन लग रहा है उसी को क्या बोलते हैं बोलो, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, ये जो मैक्सिमम पॉइंट है जहां पे आप 20 न्यूटन लगा चुके, आप पहुंच गए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पे, तो अब फर्दर आपका फोर्स बढ़ेगा भी तो फ्रिक्शन बढ़ नहीं पाएगा, बोलेगा भाई साहब अब माफ कर दो। तो अभी तक तो वो बराबर का टक्कर दे रहा था, एकदम बराबर फोर्स, इसकी वजह से ये एंगल होगा 45 डिग्री। इस पूरे ग्राफ के दौरान बॉडी रेस्ट में है। इस पॉइंट पे अब फ्रिक्शन लगभग हार चुका है, लगभग हार चुका है, लेकिन उसने हार मानी नहीं है, उसने अभी भी 20 लगा के रखा हुआ है और इस समय रिलेटिव स्लिपिंग होने वाला है। यहां के बाद अचानक से जैसे ही आप फोर्स और बढ़ाना चाहते हैं, अब क्या सिचुएशन हो गया, जब रिलेटिव स्लिपिंग होने वाला है उसमें जरा सा फूंक दो तो बॉडी आगे बढ़ जाएगा। किस डायरेक्शन में फूंक दो, फोर्स के डायरेक्शन में। उल्टा डायरेक्शन में फूकोगे तो फ्रिक्शन अपने आप को थोड़ा कम करके रोक देगा। तो अगर जरा सा फ्रिक्शन इस फोर्स के डायरेक्शन में फूंक दे तो वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यहां तो हम अपना फोर्स बढ़ा रहे हैं, तो अपना फोर्स बढ़ाएंगे, अचानक से फ्रिक्शन जगेगा, बोलेगा अच्छा अब तो मेरा रोल खत्म, स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल खत्म। क्यों, अब मोशन होने वाला है, हो गया लगभग मानो। तो अचानक से फ्रिक्शन का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है और डिक्रीज होके काइनेटिक फ्रिक्शन पहुंच जाता है, और वो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से क्या है बोलो, कम है। और ये 20 न्यूटन तो ये 18 न्यूटन। इस 18 न्यूटन पे ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, स्लाइट वेरिएशन होता रहता है, लेकिन हम लोग इसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानते हैं। तो ये ग्राफ है फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स का, ठीक, ये ग्राफ हो गया। अब इसके बाद ये क्या रहेगा बोलो, कांस्टेंट रहेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा बोलो, काइनेटिक फ्रिक्शन, और पार्टिकल का क्या हो गया, यहाँ पे मोशन हो गया, यानी रिलेटिव स्लिपिंग हो गया। ठीक, ये चीजें हो गई। ये ग्राफ के बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए, किस समय बॉडी किस तरह का बिहेवियर शो करेगा वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक दो चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि बॉडी को आपने इनिशियली वेलोसिटी दे दिया, ठीक है, आपने कुछ वेलोसिटी इनिशियली दे दिया है और तब आप मान लो 10 न्यूटन लगा रहे हैं, ठीक है, ये इसी बॉडी। ऐसे अगर आपने वेलोसिटी नहीं दिया है और तब आप 10 न्यूटन लगा रहे हैं, तो बताइए बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में, रेस्ट में, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और यहाँ पे लगेगा 10 न्यूटन, लगेगा कि नहीं। लेकिन अगर आपने थोड़ा वेलोसिटी भी दे दिया और आप 10 न्यूटन लगा रहे हैं तो क्या होगा, तो इधर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा 18 न्यूटन। आप समझ रहे हैं। और काइनेटिक फ्रिक्शन एडजस्टेबल नहीं होता है, वो जरूरत के हिसाब से नहीं लगता है, वो फिक्स्ड होता है। तो अगर बॉडी शुरुआत में रेस्ट में है और तब आप मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम लगा रहे हैं, तब तो बॉडी को रेस्ट में रखेगा 10 न्यूटन लगा के। लेकिन अगर आपने उसको वेलोसिटी भी दे दिया है और तब आप 10 न्यूटन लगा रहे हैं, तो क्योंकि मोशन में आ गया है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा 18 न्यूटन लगेगा, और फिर इसको स्लोली रोक देगा, धीरे धीरे एक्सेलरेशन इसका इधर होगा कि नहीं, रिटार्ड करेगा, धीरे धीरे रुक जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आपके मन में आएगा कि अगर मान लो हमने 19 न्यूटन लगा दिया तो क्या होगा। तो 19 न्यूटन में दो कंडीशंस हो सकती हैं। हो सकता है इनिशियली वेलोसिटी 0 रहा हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा, क्योंकि शुरू में रेस्ट में था, तो 19 न्यूटन तक स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए ये 19 न्यूटन लगाएंगे और U 0 है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम 20 लग सकता है, तो यहाँ भी 19 लग जाएगा और ये रेस्ट में ही रह जाएगा। ठीक है भाई। वहीं पे अगर थोड़ा सा वेलोसिटी दे दें, थोड़ा सा पुश कर दें, वेलोसिटी दे दें और हम लोग 19 न्यूटन फोर्स लगा दें, तो
क्योंकि मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, वो 18 ही लग सकता है, तो ये एक्सीलरेट करता रह जाएगा। तो देखिए फ्रिक्शन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि हम ज्यादा उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, अगर रेस्ट में था तो वो मोशन भी नहीं कर पा रहा है, और जब मोशन में आ जाता है तो वो लगातार एक्सीलरेट करता है। तब मन में प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन कम है और स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है। तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन जब हम लोग घुसेंगे उसमें हम लोग को ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई भी दो सरफेस जो कांटेक्ट में दिखता है वो जनरली बहुत स्मूथ दिखता है, लेकिन जब उसके माइक्रोस्कोपिक व्यू पे जाते हैं तो क्या होगा, वो आपस में इस तरह से उनमें अंदर में इस तरह से एकदम माइक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत हाई मैग्निफिकेशन करने के बाद अंदर में उसमें इस तरह का इर्रेगुलरिटीज दिखता है, और जो इर्रेगुलरिटीज है उसमें वो फंस जाता है। तो जब इर्रेगुलरिटी में फंस जाता है, रेस्ट करने लगता है, तो बहुत बढ़िया से सेटल हो जाता है, और जब वो सेटल हो जाता है तो उसको मूव करा पाना मुश्किल होता है। इसलिए आप देखिए जब वो रेस्ट में है तो 19 न्यूटन उसको मूव भी नहीं करा पा रहा है, लेकिन जब वो मोशन में होता है तो इर्रेगुलरिटी टूटती है, और जब टूटी हुई इर्रेगुलरिटीज में उतना ही फोर्स लगाते हैं तो आराम से वो एक्सिलरेट भी कर रहा है। उसके अलावा जब बॉडी रेस्ट में रहता है तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसको एडहेसिव फोर्स कहते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स। तो ये एडहेसिव फोर्स भी स्टैटिक फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इसकी वजह से भी काइनेटिक फ्रिक्शन के मुकाबले ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई, यहां तक हमने ग्राफ को देख लिया और कॉज ऑफ फ्रिक्शन को भी समझ लिया। बेसिकली इर्रेगुलरिटीज, है ना, इन द सरफेस, द माइक्रोस्कोपिक इर्रेगुलरिटीज इन द टू सरफेस इन कांटेक्ट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। चलिए अब दूसरा चीज देखते हैं। दूसरा क्या है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या देखने जा रहे हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान से देखें, अगर मान लीजिए कि हम लोगों के पास एक बॉडी है, ये हमारे पास एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक पे हमने कुछ फोर्स लगाया तो उसकी वजह से एक फ्रिक्शन लगता है यहां F, और ऊपर में लगता है नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो अगर आप चाहें तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लें, और जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये कुछ आएगा। अब ध्यान से सोचें, तो ये जो कांटेक्ट का सरफेस है, ये जो कांटेक्ट का सरफेस है, ये वास्तव में ये भी फोर्स लगा रहा है और ये भी फोर्स लगा रहा है। इसीलिए इस फोर्स को मान लो R से डिनोट करेंगे, तो इसको नेट कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, नेट कांटेक्ट फोर्स। और वो N और इस F का रिजल्टेंट होता है। N और F का क्या होता है, बोलो, रिजल्टेंट होता है। और यहां पे लैम्डा है, क्या है, लैम्डा, ठीक। ये लैम्डा क्या है, ये लैम्डा एंगल है, और इसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। सो बेसिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एंगल बिटवीन नेट कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। नेट कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल है उसी को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तब जब बॉडी रिलेटिव स्लिपिंग होने वाला है, रिलेटिव स्लिपिंग होने वाला है, जब ये सिचुएशन आ जाता है, मतलब फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू पहुंच चुका होता है, उस समय जो ये एंगल बिटवीन नेट कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन होता है, उसी को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ध्यान से समझें, ये अगर फ्रिक्शन छोटा होगा, हमने देखा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल होता है, तो कभी छोटा होगा और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा और बढ़ के मैक्सिमम होगा। तो अगर ये फ्रिक्शन का वैल्यू छोटा रहा तो ये लैम्डा भी छोटा रहेगा, और फिर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते जब ये F अपना मैक्सिमम वैल्यू पहुंचेगा, उस समय जो एंगल होगा उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे, ठीक है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, देखिए आप, देखिए ये अगर मैक्सिमम पहुंच चुका है तो क्या इसके वैल्यू को म्यू इंटू एन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इस ट्रायंगल को देख के बताइए, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है कि नहीं, तो tan लैम्डा क्या हो जाएगा, tan लैम्डा जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफएस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय n। तो tan लैम्डा क्या आ गया, tan लैम्डा इक्वल्स टू म्यू n बाय n।
और n से n कैंसिल, तो लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा हो जाएगा tan इनवर्स म्यू, लैम्डा विल बी tan इनवर्स म्यू। ये एक चीज है जो हमको ध्यान रखना है। दिस वाज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज समझिए। मान लीजिए कि हमारे पास एक सरफेस है ना, कोई भी एक बुक उठा लेते हैं, ये एक सरफेस है और ये ब्लॉक है इसके ऊपर, इसको ऐसे रखे और इसको ऐसे टेढ़ा करते जा रहे हैं, टेढ़ा करते जा रहे हैं। तो एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा जिस समय ये एंगल इतना ज्यादा हो गया कि ये जस्ट स्लिप होने वाला है, स्लिप होने वाला है। उसके बाद उससे बड़ा एंगल करिएगा, आराम से गिर जाएगा। तो वो एंगल, जिस एंगल पे ये स्लिप होने वाला है, उसी एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो वो एंगल ऑफ इंक्लाइन, अगर ये इंक्लाइन प्लेन है तो वो एंगल ऑफ इंक्लाइन जिसके लिए ब्लॉक अगर रख दें तो ब्लॉक स्लिप होने वाला है। और देखो रिलेटिव स्लिपिंग होने वाला है तब आता है जब फ्रिक्शन का, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, एफएस मैक्सिमम के बराबर। यानी कि अब जस्ट फूंक दो इस डायरेक्शन में तो मोशन इधर हो जाएगा। तो इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं और तब यहां से एंगल ऑफ रिपोज निकालेंगे। ये मास m है, नीचे लग रहा है बोलो mg, और इधर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है भाई। अच्छा, और क्या लग रहा होगा, क्योंकि इधर है इसके मोशन का टेंडेंसी तो फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। अच्छा, इस mg को हम लोग को ब्रेक करने आता है कि नहीं आता है, ये एंगल थीटा, तो ये हो गया mg cos थीटा और ये हो गया mg sin थीटा। ठीक है। अब देखो बहुत आसान है इसके बाद, क्योंकि अगर रिलेटिव स्लिपिंग होने वाला है इस, तब उस स्पेसिफिक एंगल को थीटा नॉट से डिनोट हम लोग कर ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एंगल है। ऐसे तो थीटा वेरी कर ही रहा है 0 से 90, लेकिन एक स्पेसिफिक एंगल है थीटा नॉट जिसपे रिलेटिव स्लिपिंग होने वाला है, तो इसलिए उसको नाम थीटा नॉट अलग से दे देते हैं। और फ्रिक्शन अगर अपना मैक्सिमम वैल्यू पहुंच चुका है, अगर हम कहें कि एफएस जो है अपना एफएस मैक्सिमम पहुंच चुका है, तो हम लोग उसको लिख लेंगे कि एफएस मैक्सिमम मस्ट बी इक्वल टू म्यू इनटू एन। और एन कितना है, नॉर्मल रिएक्शन केवल mg cos थीटा नॉट को बैलेंस कर रहा है, तो म्यू इनटू mg cos थीटा नॉट, ये एफएस हो गया। ठीक है, ये एफएस हो गया और ये एफएस मैक्सिमम हो गया इनफैक्ट। और क्योंकि अब रिलेटिव स्लिपिंग होने वाला है, इसका मतलब अभी mg sin थीटा नॉट जस्ट इसको बैलेंस कर रहा होगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं mg sin थीटा नॉट इक्वल टू एफएस मैक्सिमम, यानी म्यू mg cos थीटा नॉट। ठीक है भाई, m से m काट दीजिए, g से g काट दीजिए, और थीटा नॉट cos थीटा नॉट उधर से इधर ले आइए तो आ गया sin थीटा नॉट बाई cos थीटा नॉट इक्वल्स टू म्यू। अब बताइए इसको क्या tan थीटा नॉट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो tan थीटा नॉट इक्वल्स टू म्यू एंड हेंस थीटा नॉट इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। ठीक है भाई, ये हो गया, ये हो गया थीटा नॉट इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। यही एंगल ऑफ रिपोज है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों आपस में इक्वल है। जल्दी से कॉपी करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन देख लिया, एंगल ऑफ रिपोज देख लिया। अब क्या देखना है, अब हमको एक्सीलरेशन देखना है। इंक्लाइन प्लेन पे एक्सीलरेशन हम लोग ऑलरेडी देखे हैं कि नहीं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में देखे हैं। जब थीटा एंगल पे वो इंक्लाइन होता है तो एंगल ऑफ उसका एक्सीलरेशन कितना होता है, g sin थीटा होता है कि नहीं। लेकिन वो तब था जब वो स्मूथ सरफेस था। अगर मान लीजिए वो रफ सरफेस हो तो क्या होगा, वही हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो रफ सरफेस में क्या होगा, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सीलरेशन अलोंग इंक्लाइन। ठीक है, अलोंग इंक्लाइन, इंक्लाइन के अलोंग क्या एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक अलोंग इंक्लाइन, और ये रफ इंक्लाइन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि आपने
बहुत कम थीटा रखा है, ये थीटा लेस देन थीटा नॉट है, मतलब एंगल ऑफ रिपोज से कम है। तो यहाँ पे जैसे आप ब्लॉक को रखिएगा बताइए वो नीचे जाने का टेंडेंसी रहेगा, हाँ टेंडेंसी तो रहेगा, लेकिन फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट रहेगा कि वो आराम से mg sin थीटा को बैलेंस कर सके, एंड हेंस एक्सीलरेशन क्या होगा बोलो, जीरो होगा। एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस हम लोग मान लो कि अब हम लोग बड़ा एंगल ऑफ इंक्लाइन दे देते हैं, ठीक है, बड़ा एंगल ऑफ इंक्लाइन दे दिए इस तरह से कि थीटा इज ग्रेटर देन थीटा नॉट, और तब ब्लॉक को रख देते हैं, तो क्या होगा भाई, तो फ्री बॉडी डायग्राम तो उसी के जैसा कुछ बनेगा, लेकिन यहाँ थीटा लेंगे, यहाँ थीटा नॉट नहीं लेंगे, क्योंकि थीटा यहाँ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, ठीक है, या एंगल ऑफ इंक्लाइन है। mg लगेगा नीचे, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और क्या होगा बोलो भाई, इधर लगेगा mg sin थीटा, और इधर लगेगा बोलो फ्रिक्शन, लगेगा कि नहीं, कितना लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। अब तो रिलेटिव स्लिपिंग हो गया ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगना चाहिए। देखिए क्या होता है कि कई बार आप देखिएगा कि म्यूएस और म्यू के अलग अलग नहीं दिया रहेगा, खाली म्यू दिया रहेगा। तो अगर केवल म्यू दिया रहे तो इसी को म्यूएस भी लेना है, इसी को म्यू के भी लेना है, मतलब अगर मोशन हो भी रहा हो काइनेटिक फ्रिक्शन में भी म्यू ही लेना है, और स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए भी म्यू ही लेना है। तो यहाँ पे म्यू ही दिया रहता है, ज्यादातर म्यू दिया रहता है, तो एफ का वैल्यू हम लोग म्यू एनआर लेंगे, क्योंकि मोशन हो जाएगा इस बार। जब थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट होगा तो नीचे एक्सेलरेशन हो जाएगा, और वो कितना लिखेंगे बोलिए, म्यू इंटू एनआर, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो कांस्टेंट होगा, जरूरत के हिसाब से नहीं लग रहा होगा, ऐसे भी जरूरत जितना था उससे ज्यादा हो गया, उससे ज्यादा जरूरत हो गया अब ना, अब जितना वो दे सकता था, जितना वो लगा सकता उससे ज्यादा का जरूरत है, तो अब तो मोशन होना तय है। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई, इधर फोर्स क्या लग रहा है बोलो, mg cos थीटा, है ना, बिल्कुल वही वही फ्री बॉडी रहेगा, बिल्कुल वही, तो म्यू इंटू mg cos थीटा, ये लग रहा है उधर, और इधर लग रहा है mg sin थीटा, ठीक है भाई। अब एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर ही होगा एक्सेलरेशन, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो और इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो, तो जिधर एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन को पॉजिटिव और ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हुए एफ नेट निकाल लो। एफ नेट क्या आ जाएगा, एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पहले एफ नेट लिख लो, कितना आएगा, देखिए पॉजिटिव फोर्स mg sin थीटा माइनस नेगेटिव फोर्स म्यू mg बोलो cos थीटा, है ना भाई, यही है ना। एफ नेट को क्या लिख लेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। तो देखो m से m कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया किस समय की बात, ये तब की बात हो गई जब हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना हो नीचे की ओर, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इंक्लाइन ऊपर जाए, ऐसा हो सकता है, अपने आप नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम ऊपर वेलोसिटी दे दें, ऐसा तो हो सकता है। तो अब ऊपर वेलोसिटी देंगे तो थीटा कुछ भी हो, थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट हो या थीटा लेस देन थीटा नॉट हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाते हुए एक्सेलरेशन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कुछ भी थीटा। जब ऊपर जा रहा है तो उस समय का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएं तो देखिए नीचे लगेगा mg, इधर लग गया नॉर्मल रिएक्शन, इधर क्या है बोलो mg cos थीटा, और इधर आया mg sin थीटा, है ना। अच्छा क्योंकि ऊपर जाने का टेंडेंसी था तो फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा, फ्रिक्शन भी नीचे लग गया, और वेलोसिटी ऊपर है तो इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो और उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो। फिर से यहां पे नेट फोर्स लिखना, एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स लिखेंगे, तो माइनस देखना mg sin थीटा, ये नेट फोर्स हो गया, एक तो फोर्स ये हो गया, दूसरा f भी ऐड कर दो इसमें, f कितना हो जाएगा, म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा, ठीक है भाई।
तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, माइनस m कैंसिल कर दो तो हो जाएगा g sin थीटा प्लस म्यू जी कॉस। ये आ जाएगा क्या एक्सेलरेशन, बिल्कुल आ जाएगा भाई। ए इक्वल्स टू क्या आ गया बोलो, माइनस जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब ये किसी भी थीटा के लिए होगा, थीटा एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा हो या एंगल ऑफ रिपोज से छोटा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आगे का जो मोशन है वो अफेक्टेड होगा। जैसे मान लो थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट हो तो जाएगा तो इसी एक्सेलरेशन से, लेकिन अगर ये एंगल ग्रेटर देन ये एंगल ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज हो तो वो वापस भी आ जाएगा। यहां देखें ना, एंगल ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज है तो पहले ही जाएगा, स्लो डाउन होगा और जहां रुकेगा उसके बाद रुक के वहीं रह नहीं जाएगा, नीचे आ जाएगा। बड़ा एंगल ऑफ इंक्लाइन है तो नीचे भी तो एक्सेलरेट करेगा। लेकिन अगर छोटा एंगल ऑफ इंक्लाइन है, मान लो थीटा लेस देन थीटा नॉट है, तो क्या होगा, ये जाएगा और वहीं पे जहां रुकेगा वहीं रुका रह जाएगा, वापस नहीं आएगा। ठीक है भाई, चलिए इसको लिख लीजिए।